नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम और एक बार फिर आपका स्केरी टेल्स में स्वागत है। आज की कहानी हमें भेजी है वैशाली ने, जिसका नाम है भूतिया ब्रेसलेट। मेरा नाम वैशाली है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और भरतपुर के रहने वाली हूँ। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है। मेरा एक भाई है जो मुझसे छोटा है और उसका नाम है राहुल। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं और मेरा भाई हमारे गांव के एक बहुत ही पुराने मंदिर गए, जो काली माँ का एक वैभवशाली मंदिर है। माता के दर्शन के बाद हम पहाड़ियों में घूमने लगे। राहुल एक फोटोजेनिक लड़का है तो वह पहाड़ियों में फ़ोटोज़ निकालने लगा। वहीं पर घूमते घूमते पहाड़ी पर हमें एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा दिखा, जो पूरा चद्दर से ढका हुआ था। राहुल को उसे देखकर उसकी हालत पर दया आ गई। राहुल ने उसे खाना खिलाया। खाना लेकर उस भिखारी ने अपने पास से एक थैला उठाया और उसमें से एक ब्रेसलेट निकालकर राहुल को दिया। ब्रेसलेट लेकर राहुल ने उस भिखारी के साथ एक फ़ोटो निकाली। राहुल ने वो ब्रेसलेट जेब में डाल लिया। घर जाते समय राहुल ने वो ब्रेसलेट जेब से निकाल कर मुझे दिखाया। वो ब्रेसलेट बहुत ही सुंदर था। मैंने राहुल से वो ब्रेसलेट मांगा, लेकिन उसने मुझे ब्रेसलेट देने से इनकार कर दिया और ख़ुद ही अपने हाथ में पहन लिया। लेकिन उसके बाद राहुल पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल चुप रहा। घर पहुंचने के बाद भी वो सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन तब तक मैंने उसके बर्ताव में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद माँ ने खाना लगा दिया और मुझे आवाज़ देकर बुलाया और राहुल को बुलाने के लिए कहा। मैं राहुल को बुलाने उसके कमरे में गई। उसके कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। कमरे में घोर अंधेरा था। मैंने एक दो बार राहुल को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कमरे की लाइट जगाई। कमरे में रोशनी होते ही मेरी नज़र सीधा राहुल पर पड़ी। वो कमरे के बीचों बीच अपनी गर्दन नीचे किए बैठा था। मैं उसे ऐसा बैठा देख थोड़ी घबरा गई। मैंने उसे आवाज़ दी, राहुल, नीचे बैठकर क्या कर रहा है तू? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके तरफ थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि राहुल ज़मीन पर कोई आकृति बना रहा था। मैंने फिर से उससे पूछा, क्या कर रहा है राहुल? तो उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ उठाई। उसकी लाल आंखें और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर मैं डर गई। मैं हकलाते हुए उससे बोली, ऐसे क्यों देख रहा है राहुल? तो वो एक अलग भयानक आवाज़ में बोला, कौन राहुल? मैं राहुल नहीं हूँ, चली जा यहाँ से। उसकी यह भयानक आवाज़ सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मैं दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें जल्दी से राहुल के कमरे में आने को कहा। मैं और मेरी माँ दोनों एक साथ राहुल के कमरे में आए, लेकिन अब राहुल अपने कमरे में नहीं था। मैं हैरान थी क्योंकि मैं माँ को बुलाने गई तब दरवाज़ा बाहर से बंद करके गई थी। हम दोनों राहुल को इधर उधर ढूंढने लगे। हमने सब जगह देखा, लेकिन राहुल हमें कहीं नहीं मिला। माँ राहुल को ढूंढने दूसरे कमरे में चली गई और मैं अकेली ही राहुल को राहुल के कमरे में ढूंढ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे से कोई गुजरा। मैं एकदम मुड़ी तो मुझे दरवाज़ा अपने आप बंद होता दिखाई दिया। तभी कमरे से एक भयानक हंसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने महसूस किया कि वह आवाज़ अलमारी से आ रही है। मैं दबे पाँव से अलमारी की तरफ बढ़ी और डरते हुए कांपते हाथों से अलमारी खोली, लेकिन अलमारी के अंदर का दृश्य देखकर मेरी नस नस में डर फैल गया। अलमारी के अंदर मैंने देखा कि राहुल अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर एक छोटे से लॉकर में बैठा है और एक भयानक मुस्कान मुस्कुरा रहा है। मैं ये दृश्य देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी चीख पूरे घर में काफ़ी देर तक गूंजती रही। मैं हिम्मत करके वहाँ से उल्टे पैर भागी और दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। तभी किसी ने मेरी चोटी पकड़ी और पीछे खींचा। मैं उड़ती हुई बेड पर जा गिरी। बेड पर पड़े पड़े मैंने देखा कि राहुल कमरे के दरवाजे पर खड़ा है और एक बार मेरी तरफ देख रहा है और एक बार पंखे की। देखते देखते उसने एक छलांग लगाई और वो पंखे से लटक गया और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। वो पंखे को मेरे ऊपर गिराना चाहता था। तभी दरवाजे पर मेरी माँ आ गई। मैं बेड से खड़ी होकर माँ के पास चली गई और राहुल के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं हकलाती आवाज़ में माँ से एक ही बात बोले जा रही थी कि माँ, वो राहुल नहीं है, कोई भूत है। माँ को भी राहुल की हरकतों को देखकर मेरी बात पर यकीन आ चुका था। राहुल के कमरे से चीखें शांत नहीं हो रही थी। मेरे नाना एक तंत्र साधक थे। मेरी माँ ने मेरे नाना को फ़ोन लगाया और सारी अनहोनी विस्तार से बताई।
मेरे नाना ने कुछ देर मौन धारण करने के बाद बताया कि राहुल और वैशाली पहाड़ी वाले मंदिर पर गए थे। वहीं पहाड़ियों में घूमते घूमते इन्हें शैतानी दूत मिला, जिसने राहुल को एक ब्रेसलेट दिया, और जैसे ही राहुल ने अपनी कलाई पर वो ब्रेसलेट बांधा, उसी पल से उस शैतानी ताकत ने राहुल पर कब्जा कर लिया है। अमावस की रात तक अगर राहुल को उस रूह से आज़ाद नहीं कराया गया तो वो राहुल को पूर्णतः अपने वश में कर लेगी। ये बात सुनते ही मेरी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन मेरे नाना ने मेरी माँ की हिम्मत बांधते हुए कहा कि तू डर मत बेटा, मैं आता हूँ। इतना कहकर नाना ने फ़ोन काट दिया। इधर राहुल के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आना बंद नहीं हो रही थी। वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि मैं भगवान से दुआ करती हूँ मुझे वो आवाज़ें फिर कभी सुनाई न दे। खैर, थोड़ी देर बाद नाना हमारे घर आ पहुँचे। उनके साथ उनके 2 शिष्य भी थे। नाना को देखते ही एक बार फिर माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। तो नाना ने कहा, रो मत बेटा, मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगा। नाना ने मुझसे सारी घटना विस्तार में पूछी। मैंने जब उन्हें बताया कि राहुल को ब्रेसलेट देने के बाद राहुल ने उस भिखारी के साथ तस्वीर निकाली थी, तो नाना ने मुझसे वो तस्वीर दिखाने को कहा। मैंने वो तस्वीर मोबाइल में निकाली, लेकिन मुझे उस तस्वीर में सिर्फ राहुल दिखाई दे रहा था। भिखारी की जगह मुझे उसके पीछे का पेट दिखाई दे रहा था। मैंने वो तस्वीर नाना को दिखाई, तो उनके देखने के ढंग से मुझे लग रहा था कि वो तस्वीर में उस भिखारी को देख पा रहे हैं। फ़ोन मुझे वापस देकर नाना राहुल के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, और उनका एक शिष्य उनकी बाईं ओर और एक दाईं ओर खड़े हो गए। कुछ देर वो मंत्र उच्चारण करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो अंदर से एक डरावनी चीख पूरे घर में गूंज पड़ी। लेकिन कुछ ही पल में नाना ने हाथ हटा लिया और वो कमरे से थोड़ा दूर ज़मीन पर बैठ गए और एक थाली अपने झोले से निकाली और उसमें श्रृंगार का सामान रख दिया, और उनके आजू बाजू उनके दोनों शिष्य बैठ गए। वो काली राख जैसा कुछ उस थाली में धीरे धीरे डालने लगे और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। तकरीबन 3 मिनट बाद राहुल के कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से राहुल लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसकी बेजान सी गर्दन लटकती हुई कभी कभी झटक रही थी। वो अपने शरीर को झटकाते हुए और गुर्राने की आवाज़ निकालते हुए नाना की तरफ बढ़ रहा था। मैं और माँ बहुत डर चुके थे, लेकिन नाना ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ना जारी रखा। राहुल झटकते हुए नाना के सामने बैठ गया और उसने अपना चेहरा थाली में रख दिया। नाना ने आंखें खोलकर राहुल के सिर पर हाथ फेरा। राहुल ने अपनी गर्दन उठाई और वो सीधा हुआ। उसका चेहरा काली राख से पूरा ढका हुआ था और उसके चेहरे से एक धुआं निकल रहा था। राहुल अपने शरीर को लगातार बुरी तरह झटक रहा था। तभी नाना के एक शिष्य ने राहुल के हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल लिया। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। नाना ने वो ब्रेसलेट अपने थैले में डाल लिया। राहुल को सुबह होश आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था।